दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे। और इस पे पहले ही मैंने एक दो वीडियो डाला है। और इसमें आज हम लोग आगे एक टॉपिक पे बात करेंगे जो है ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर का। रेफरेंस के तौर पर मैं संदीप गर्ग की बुक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग भी चाहे तो इस बुक को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके लैंग्वेज ठीक ठाक होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। डेट्स व्हाई मैं इस बुक को यूज़ करता हूँ। तो आप लोग वैसे अगर चाहें तो सिर्फ मेरी बातों को ही अगर आप समझें और उस पर अगर आप एक अच्छा नोट्स तैयार कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए सफिशियंट है। बट अगर आप कोई रेफरेंस बुक आपके पास नहीं है तो आप फिर संदीप गर्ग की यूज़ करें, अदरवाइज है तो फिर बहुत अच्छी बात है। और अगर किसी को कोई दिक्कत है इस चैप्टर में तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि उन्हें कहाँ दिक्कत आती है। मैं बार बार कई बार कह चुका हूँ कि अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि आपका क्लास 11 का इकोनॉमिक्स हो जाए या फिर इसको बिजनेस स्टडीज़ वगैरह पॉलिटिकल के सब्जेक्ट्स हैं, अगर कहीं पे भी इस तरह के इश्यूज आते हैं तो मैं ज़रूर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। बिकॉज दिस चैनल इज़ डेडिकेटेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके उन सारे प्रॉब्लम का जवाब दे सकूं जो आपकी हैं, और मैं आगे भी आप लोग को जो है मैं इसी तरह से मदद कर सकूं। और एंड आल्सो फॉर द दोज हु आर इकोनॉमिक एस्पेरेंट्स, पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो ये मेरे वीडियोज़ जो हैं वो बहुत ही ऐसा नहीं कि लिमिटेड हैं, कुछ लोगों के लिए हैं, सबके लिए हैं। और कहा भी जाता है कि ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता है। तो नॉर्मली अगर कोई पर्सन भी इसे सुन रहा है, समझ रहा है, तो उसे भी कहीं ना कहीं आगे चल के फ़ायदा मिलने वाला है। तो आइए अब शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पे चलते हैं, ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले यहाँ पे आपसे जो बात कही गई है वो ये कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स द इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री। रियल नेशनल इनकम, इस बात को ध्यान देने वाली बात है। एक होता है नॉमिनल नेशनल इनकम, एक होता है रियल नेशनल इनकम। दोस्तों, रियल नेशनल इनकम तब होगा जब आपका नेशनल इनकम बेस ईयर पर निकाला जाएगा, और नॉमिनल नेशनल इनकम तब होता है जब आपका नेशनल इनकम करंट प्राइस पे निकाला जाता है, करंट ईयर पे निकाला जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है। छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, अच्छा होता है। तो छोटी छोटी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि नॉमिनल नेशनल इनकम क्या होता है, रियल नेशनल इनकम क्या होता है। तो यू विल गेट वेरी गुड रिस्पॉन्स। The contribution of an educated person to the economic growth is more than that of the illiterate person. 100% सही बात है। एक शिक्षित इंसान जितना ज़्यादा इकोनॉमिक लिए प्रोडक्टिव होता है या जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, इलिटरेट पर्सन उतना ज़्यादा नहीं कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अगर मान के चलिए कि एक पढ़ा लिखा इंसान किसी बच्चे को ट्यूशन ही पढ़ाता है तो उसके बदले उसे फीस मिलती है, उसके बदले उसे मंथली कुछ इनकम होती है जिससे वो मार्केट में आता है, जाके खर्च करता है और उसके बदले वो जो है सेटिस्फैक्शन गेन करता है, उससे यूटिलाइज करता है प्रोडक्ट को। तो इससे कहीं ना कहीं उस इकोनॉमी में वो जो पैसा है मूव कर जाता है। अल्टीमेटली इकोनॉमी का मूवमेंट होना बहुत जरूरी है, इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है। और जितना ज़्यादा ही मनी का सर्कुलेशन होता है इकोनॉमी में उतना ही बेहतर है। अगर सारे पैसे आरबीआई के पास पड़े हो, नोट प्रिंट हो के आरबीआई के पास पड़े हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो जो पैसे है वो मार्केट में आए और उनका सर्कुलेशन हो। यही कारण है कि सरकार जो है वो पैसे का सेंट्रलाइजेशन होने देना नहीं चाहती है। और जब भी उसे लगता है कि पैसे का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है एज अ ब्लैक मनी के तौर पे, तो कहीं ना कहीं नोटबंदी जैसे कोई रातों रात चीज़ ले आती है और पूरा का पूरा जो ब्लैक मनी है वो मार्केट में आ जाता है और फिर इकोनॉमी जो है वो ठीक हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में कभी चर्चा करूँगा, डीप स्टडी दूंगा मैं आप लोग को और चीज़ों को समझाता चलूँगा।
Similarly, a healthy person also contribute to economic growth by providing an uninterrupted labor supply for a longer period of time. अगर एक पर्सन हेल्दी है, वो अपने हेल्थ का ख्याल रखता है, तो लंबे समय तक कहीं काम कर सकता है और इसके बदले इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा होता है। बिकॉज अल्टीमेटली इकोनॉमी में हेल्दी पर्सन और एजुकेटेड पर्सन का जो कंट्रीब्यूशन है उसको आप झुटला नहीं सकते। और ह्यूमन बींग्स का काम करना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो तो सो गुड है, और अगर उसके साथ वो स्किल्ड भी है, ट्रेंड भी है और एक्सपीरियंस्ड भी है तो फार बेटर, फार बेटर। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और ये सारी चीज़ें ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का हिस्सा होती हैं। जैसा कि आपने इस बुक में देखा भी होगा कि उसे ट्रेनिंग दी जा रही है, उसे हेल्दी बनाया जा रहा है, उससे एजुकेशन दिया जा रहा है, उसे इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इकोनॉमी के बेहतरी के लिए ही की जाती हैं। इसके आगे जो कहता है वो ये बताता है कि दस बोथ एजुकेशन एंड हेल्थ अलॉन्ग विथ मेनी अदर फैक्टर लाइक ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब मार्केट इंफॉर्मेशन एंड माइग्रेशन इंक्रीज द इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल। इसमें कहता है कि इन दोनों के साथ साथ अगर उसके पास ट्रेनिंग है, जॉब मार्केट इंफॉर्मेशन है और माइग्रेशन जो है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर ली जाए, मतलब एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, तो इससे उसकी इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और वो अल्टीमेटली जो है इकोनॉमी की ग्रोथ में और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। तो ये सारी जो चीज़ें वो बहुत मैटर करती हैं और इसका फ़ायदा मिलता है इकोनॉमी को। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस टॉपिक पे एग्ज़ाम में लिखते हैं तो जहाँ तक अभी मैंने पढ़ा है या जो भी चीज़ें मैंने भी आपको बताई हैं, अगर आप इतना भी लिख देंगे तो आई थिंक ये 200 वर्ड्स में सफिशिएंट है, बहुत है। और अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो वो भाई कोर कॉन्सेप्ट को पकड़िए, उसको एग्जाम्पल के साथ लिखिए, या कुछ फैक्चुअल चीज़ों को आप और इंक्लूड कर सकते हैं और उसके बाद उससे आप लिख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं। अगर आपके पास कोर इंफॉर्मेशन है किसी भी टॉपिक का, तो यकीन मानिए आपका 50% हेडक, आपका 50% जो डिफ़िकल्टी है वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक दो चीज़ें हैं जिसको मैं पढ़ देता हूं तो वो आप में वैल्यू ऐड ही करेगी। पहली बात जो कहता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रमोट इन्वेंशंस, इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। ये कहता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो इन्वेंशन, इनोवेशंस को और टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट में भी काफ़ी योगदान देता है। ये भी 100% सही है। आप देखिए जिस जिस देशों में टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हो रहा है या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ के लोग हाईली एजुकेटेड हैं, बहुत हेल्दी लोग हैं, उनके पास ट्रेनिंग है, एक्सपीरियंस है, स्किल्ड है, ये सारी चीज़ें हैं। यही कारण है कि आज जापान जापान है, अमेरिका अमेरिका है, या फिर इजराइल इजराइल है। चीन की भी आप बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, हमारे देश में भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने देश में अब नहीं है, अपने देश में भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यही कारण कि देश आगे तरक्की कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और मेरे ख्याल से इतना जो कंटेंट है वो बहुत है इस टॉपिक के लिए। खैर अगर आप कहेंगे तो मुझसे और एलिब्रेट कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल इस टॉपिक पे इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, किस जगह दिक्कत आ रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कवर करने की कोशिश करूंगा और आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। टिल देन ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।